बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हो गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनके नाम को न्यूज 18 बता रहा था, मोहर लगी है हमारी खबर पर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को यहां पर राज्यसभा के लिए टिकट मिला है। सुरेंद्र सिंह नागर, एक और नाम राधा मोहन अग्रवाल, ये भी नाम हमने चलाया था और हमारे खबर पर मोहर लग रही है। यहां पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूरी लिस्ट न्यूज 18 के पास मौजूद है। ये पूरी लिस्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जारी की है, वो लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हम सारे नाम आपको यहां से बता दें। उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, श्रीमती दर्शना सिंह और श्रीमती संगीता यादव, ये वो नाम हैं जो यहां पर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है। दर्शना सिंह, संगीता यादव, दो महिलाएं। राधा मोहन अग्रवाल जाएंगे राज्यसभा। ये यहां पर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, श्रीमती दर्शना सिंह, श्रीमती संगीता यादव, ये वो नाम हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में यहां पर बातचीत करने के लिए विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या अपडेट है? भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपनी लिस्ट जारी की है। जी, निश्चित तौर पर अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है, उसमें उत्तर प्रदेश से 6 नामों की उन्होंने घोषणा की है, जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम जो है वो लाया गया है। काफी दिनों से हम उम्मीद कर रहे थे, कयास लगा रहे थे कि उनके नाम की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही साथ राधा मोहन अग्रवाल के नाम की घोषणा की गई है। सुरेंद्र नागर जो उनके नाम की घोषणा में की गई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा बाबूराम निषाद के नाम की घोषणा की गई है। लेकिन दो नाम, दर्शना सिंह और संगीता यादव, दो महिला चेहरे, इनके बारे में क्या अपडेट है? जी, निश्चित तौर पर बीजेपी जो है 2 महिलाओं को जो है वो उन्होंने सीट दिया है। एक महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की थी, एक बड़ी बात वहां पर सामने आई थी कि महिलाओं का विशेष योगदान रहा था। कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं थी उससे महिला वोटर काफी प्रभावित हुई थी। इसीलिए भी बीजेपी ने 2 महिलाओं को इस बार टिकट दिया है। 2 महिलाओं का नाम जो है वो हम 8 नामों में दे सकते हैं, जिसमें दर्शना सिंह का नाम काफी प्रमुखता के साथ है। साथ ही साथ हम संगीता यादव के नाम को भी देख सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जिस तरह से बीजेपी ने आधी आबादी को अपना वोटर बनाया है, एक टारगेट ऑडियंस टारगेट के तौर पर हमें देखा है, टारगेट वोटर के तौर पर देखा है। अब उनका लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ अभी 6 प्रत्याशी यहां पर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 6 प्रत्याशियों के नाम सामने आए राज्यसभा के लिए। 2 और नाम क्या बाद में जारी होंगे? जी, निश्चित तौर पर अभी मैं क्रमवार जो है वो नाम में जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी काफी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी अपने नामों की घोषणा कर सकती है। कई अभी बड़े चेहरे हैं जिनके नामों की अभी घोषणा की जाने में बाकी है। तो बीजेपी हम अभी वेट करेंगे, क्योंकि नामांकन का जो आखिरी दिन है वो 31 तारीख है। तो पहली किस्त जो है वो बीजेपी ने जारी की है। आने वाले दिनों में या हम कह सकते हैं कुछ घंटों में अनुपम अन्य नामों की भी घोषणा बीजेपी करेगी। जी, उत्तराखंड से हम विनीत देख रहे हैं डॉक्टर कल्पना सैनी को यहां पर राज्यसभा के लिए लिस्ट में नाम उनका है, उनके बारे में कुछ पता लग पाया है? जी, निश्चित तौर पर जैसा कि हम लगातार मैं अपने दर्शकों को बता रहे हैं अनुपम कि जिस तरह से जो कल्पना सैनी है उनके बारे में हम और जो अपडेट है वो बात देंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह हो जाता है कि जैसा कि हमने देखा, न सिर्फ अभी हालिया में जो चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी ने जो जीत हासिल की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, महिला वोटरों का काफी योगदान रहा था। तो बीजेपी जो है महिलाओं को टारगेट करते हुए अब उनकी प्रतिनिधित्व को राज्यसभा में भी बढ़ाने की जो वकालत है वो कर रही है। और इसी में कड़ी में उत्तराखंड से भी कल्पना सैनी का नाम जो है वो बीजेपी में आगे कर रही है। तो निश्चित तौर पर लेकिन कहीं ना कहीं विनीत अब यह है कि चर्चा में जो बाकी नाम चल रहे थे, अब इन 2 महिलाओं की उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में एंट्री होने से बाकी नाम यहां पर कुछ कट सकते हैं, क्योंकि जो नाम चर्चा में थे उनमें इन दोनों महिलाओं का नाम चर्चा में नहीं था।
निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा अनुपम कि जिस तरह से बीजेपी है वो हमेशा चौंकाने वाले फैसले में करती है, चौंकाने वाले नाम जो है वो सामने आकर के करती है। तो निश्चित तौर पर ये जो नाम है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग किया होगा। बीजेपी दूर की जो रणनीति है वो बना करके चलती है और इसी कड़ी में इन महिलाओं के नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी ने की है। जी अनुपम। विनीत, लेकिन जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने की बीजेपी ने यहां पर कोशिश की है, अगर हम जातिगत फैक्टर के आधार पर भी देखें तो भी एक फैक्टर बनाने की कोशिश की है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ले, बाबूराम निषाद को ले, सुरेंद्र सिंह नागर को ले, तो कहीं ना कहीं इसमें 2024 का भी टारगेट छुपा हुआ दिखाई देता है। जी निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो जातिगत कॉम्बिनेशन को बनाने का जो बात है वो हम इसमें देख सकते हैं, जैसा कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटरों को रोकेंगे। इस वक्त बातचीत करेंगे विनीत, हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बधाई हो आपको, राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट में आपका नाम सामने आया है और न्यूज 18 ने आपका नाम उससे पहले भी बताया था। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, काफी कठिन परिश्रम रहा है आपका और पार्टी ने देर से ही सही लेकिन अब आपको राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। लक्ष्मीकांत जी, आवाज आ रही है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मण चेहरे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के। उनके ऊपर यहां पर और अभी हाल में जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें भी उनकी महती जिम्मेदारी थी। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने जो कास्ट कम्बिनेशन का ध्यान रखा, ब्राह्मण चेहरों का ध्यान रखा, काफी महत्वपूर्ण नाम जो है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का हो जाता है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटरों को या ब्राह्मण वर्ग को साधने की कोशिश जो है इस नाम के माध्यम से बीजेपी भी करेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन्य नामों की भी अगर हम बात करें, राधा मोहन अग्रवाल के बारे में बात करें, वैश्य समुदाय से आते हैं, उन्हें मैं साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी ने की। सुरेंद्र सिंह नागर वो भी गुर्जर समुदाय से आते हैं, उन्हें भी साधने की कोशिश की है। बाबूराम निषाद जो आते हैं, मल्लाह समाज से आते हैं, वहां पर भी बीजेपी ने उन्हें साधने की कोशिश की है। तो जिस तरह के नाम जो है हमें अगर हम देखें तो बीजेपी ने 2024 के, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि बीजेपी जो अब कोई भी फैसला करेगी अभी या फिर आने वाले दिनों में, वो 2024 को ध्यान में रख करके करेगी, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति होती है न सिर्फ तात्कालिक रणनीति होती है बल्कि आगे की भी रणनीति सोच करके में होती है। और आने वाले दिनों में हम यह भी देखेंगे जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति के नाम में अब से कुछ दिन बाद आएंगे, उपराष्ट्रपति के नाम भी कुछ दिन बाद अब से घोषणा होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो भूमिका है बीजेपी की वह देखने को मिलेगी। तो बीजेपी की जो रणनीति होती है वो जो होती है कि वे सभी लेकिन सबसे बड़ी बात ये, लिस्ट की कॉपी एक्सक्लूसिव यहां पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। सवाल यह है कि इन नामों में से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूराम निषाद और जो नाम लगातार चल रहे हैं, इनके बारे में न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को 72 घंटे पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि ये सारे नाम चर्चा में चल रहे हैं। तो हमारी खबर पर भी यहां पर एक बड़ी मोहर लग रही है। जी निश्चित तौर पर मैं न्यूज 18 अपने दर्शकों को हमेशा मैं सबसे पहले दिखाता है और इसीलिए दर्शकों की पहली पसंद भी बना हुआ है। हमने भी पहले बताया था, क्योंकि जिस तरह का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं और जिस तरह से हमारे जो जानकारी आई थी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है वो लगातार चर्चा में थे और जो हमें जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार उनके नाम की घोषणा जो है वो औपचारिकता मात्र बन गई थी। हालांकि अगर हम कुछ महिलाओं में जिन महिलाओं को टिकट दिया गया है, दर्शना सिंह या संगीता यादव, निश्चित तौर पे चौंकाने वाले नाम है, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर के पूरी अपनी रणनीति बनाई होगी, पूरा अपना कैलकुलेशन किया होगा और इसी के आधार पर बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, राज्यसभा में भेजा है। वक्त भी कम है, जाहिर तौर पर अभी 6 नाम सामने आए हैं। 2 नामों के बारे में कब तक अपडेट मिल पाएगा, कब तक ये 2 नाम सामने आ जाएंगे? जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि अब 2 ही दिन और बचे हुए हैं, 30 और 31, तो हम यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में ही बीजेपी अपनी बाकी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, सूची है, वो जारी करेगी। तो एक महत्वपूर्ण बात यह हो जाता है, क्योंकि 31 तारीख को ही जो नामांकन भरने की आखिरी तारीख है वो 31 तारीख है, तो उसके पहले बीजेपी जो है वो अपनी सूची जारी करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में अन्य नामों की घोषणा जो है
वो बीजेपी करेगी। क्या जी, जानकारी अनुपम। मिल पा रही है आपको सूत्रों के हवाले से? इन दो नाम जो अभी बचे हुए हैं, इन पर फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, या किसी को बाहर से ला करके राज्यसभा भेजा जा सकता है उत्तर प्रदेश से? क्या मंथन चल रहा है फिलहाल? जी, निश्चित तौर पर अगर हम देखिए तो कुछ बड़े नाम हैं जिनको लेकर के अभी भी मंथन जो है वो चल रहा है। चाहे कि अगर हम हालांकि देखिए उत्तर प्रदेश से मुख्तार अब्बास नकवी आते हैं, हालांकि वो उनको पिछली बार राज्यसभा जो है वो झारखंड से भेजा गया था और उनका भी कार्यकाल खत्म हो सकता है। तो अब बीजेपी को यह फैसला करना है कि उन्हें जो राज्यसभा कार्यकाल है वो क्या उत्तर प्रदेश से दिया जाए या फिर झारखंड से दिया जाए। इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जिस तरह से हमने देखा कि जफर इस्लाम, उनका भी राज्यसभा कार्यकाल जो है वो खत्म में हो रहा है, उत्तर प्रदेश से ही वो आते हैं। उनको लेकर के पार्टी की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के अभी पार्टी को फैसला करना है। बिल्कुल, तो इन नामों पर इस वक्त बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संकेत, 6 नाम सामने आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल और तमाम नाम तो हैं, लेकिन इसमें 2 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। जरा बताइए इनके बारे में। देखिए सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम की अगर बात करें तो मेरठ से वो आते हैं और विधायक रहे हैं, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन थे विधानसभा चुनावों में, और न्यूज 18 ने उनके नाम को चलाया भी था। तो ऐसे में एक बात साफ है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जो नाम है वो संगठनात्मक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। वही दूसरी तरफ राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर से उनका विधायकी का टिकट कटा था, तो ऐसे में उनको राज्यसभा भेजा गया है। और जिस तरह से चर्चा थी बाकी दूसरे, चाहे वो नरेश अग्रवाल हो या और नामों पर, विराज दास को लेकर, लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल को मौका दिया है। मूल भारतीय जनता पार्टी के कैडर के नेता हैं ये। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया कि अपने कैडर के नेता को टिकट दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ मामला फंसा है संजय सेठ को लेकर। संजय सेठ का नाम नहीं आया है जो कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा से थे। और दूसरी तरफ से उम्मीद यह जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 8 प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया था उसमें अभी तक 6 नाम ही सामने आए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 2 नाम कौन है, और संजय सेठ और दूसरे नामों पर केंद्रीय नेतृत्व पर भी वो डाला गया था कि वो निर्णय लेंगे। तो ऐसे में एक बात साफ है कि मंथन होगा, और जाहिर सी बात है कि जो 6 नाम आए हैं तो ऐसे में 2 नाम और भारतीय जनता पार्टी के जल्द ही आ सकते हैं। तो क्या माना जाए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी देर से ही सही लेकिन भरोसा पार्टी आलाकमान का जीत पाए हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने के बाद जिस तरीके से 2022 के चुनाव में उनको जिम्मेदारी मिली, उसके बाद एक बार फिर वो भरोसा जीत पाए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की हम बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का इस बार मेरठ से टिकट भी नहीं हुआ था, और 2017 में वो चुनाव लड़े थे, लेकिन जो वहां के जातिगत समीकरण थे उसमें वो चुनाव हार गए थे। हालांकि वो लगातार मेरठ से विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2014 में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, और जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तमाम जो दूसरे दलों से नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया, न सिर्फ ज्वाइन कराया बल्कि उनका चुनाव में सही से सदुपयोग भी किया। तो ऐसे में एक बात, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संकेत आप दे रहे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर हम बता दें कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 6 नाम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 8 नाम जारी करने थे, लेकिन अभी 6 नाम सामने आए हैं। 2 और नाम संकेत बने हुए हमारे साथ। संकेत, अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा राधा मोहन अग्रवाल की बात करें तो चुनाव के वक्त उनकी भी नाराजगी थी, उनके भी बदले हुए सुर थे, ऐसे में अब उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, गोरखपुर का जो सियासी बैलेंस था उसको भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बखूबी राधा मोहन दास के नाम का जो ऐलान किया गया है उसमें बनाया है, और ये कोशिश की है कि गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो संदेश है वो ये जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही 2022 में राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट नहीं दिया, लेकिन अब उनको राज्यसभा भेजा है। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर से ही शिव प्रताप शुक्ला का नाम इस सूची में नहीं है, तो ऐसे में शिव प्रताप शुक्ला का टिकट कटा है या फिर जो अभी बाकी दूसरी सूची आनी है उसमें उनका नाम होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि राधा मोहन दास अग्रवाल से कहीं ना कहीं जो वैश्य समाज है उससे वो जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2024 के जो सियासी समीकरण है उनको भी साधने की पूरी कोशिश की है राज्यसभा के प्रत्याशियों के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति थी कि जो भारतीय जनता पार्टी को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऐसे में 6 क्षेत्रों से जो क्षेत्रीय समीकरण है वो भी साधे जाएं और जातीय समीकरण है उनको भी साधा जाए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम इस बात की पुष्टि करता है। एक चीज बड़ी परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जिस तरीके से संकेत हम देखें,
एक तो जातिगत समीकरणों को देखा जाए, दूसरा अगर हम क्षेत्रवार कम्युनिकेशन देखें और क्षेत्रवार देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल या फिर अलग अलग एरियाज से भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कि हर तरह से इस लिस्ट में बैलेंस बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। बिल्कुल, और जो नाम आप देखेंगे, इस नाम में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्षेत्रीय और जाति समीकरण तो सेट बैठ ही रहे हैं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको मौका दिया गया है। जो कयास ये लगाए जा रहे थे हाशिए पे चले गए हैं, चाहे वो दर्शना सिंह का नाम हो या राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम हो या फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम हो। ये कई बार ये लग रहा था कि जो 2022 में उनको टिकट नहीं मिला, और इससे पहले भी अगर हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सियासी परिदृश्य है उससे कहीं ना कहीं वो बाहर होते जा रहे थे। और जिस तरीके से उनको ज्वाइनिंग कमेटी का भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद अब उनको इनाम दिया गया है, राज्यसभा में जो उनकी दावेदारी है वो अब उनको प्रत्याशी बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि श्रीमती संगीता यादव का नाम सामने आना और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में जिस तरीके से जगह दी है, इसके कई मायने भी समझे जा सकते हैं। जिस तरीके से यादव बाहुल्य वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी उसको अपना मजबूत आधार मानती है, ऐसे में उसमें सेंधमारी के लिए और 2024 के मिशन के लिए संगीता यादव को प्रोजेक्ट करना क्या भाजपा की एक बड़ी स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के यही वो वजह थी कि अभी तक लिस्ट नहीं भारतीय जनता पार्टी की आ पा रही थी। दरअसल पूरी तरीके से मंथन चल रहा था और तमाम जो केंद्र के चेहरे थे उनको भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको भी उत्तर प्रदेश से एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का संगठन है और जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने जो समीकरण बनाया उसमें क्षेत्रीय समीकरण तो सेट किए ही किए, जाति समीकरण के लिहाज से भी, चाहे वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी की हो बात हो, ब्राह्मण चेहरे हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल वैसे चेहरे हैं, वहीं संगीता यादव ये कहीं ना कहीं जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके वोट बैंक में सेंध लगाने की बात भी कही जा रही है। अगर हम देखें एमएलसी के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यादव टिकट दिए थे यादवों को, चाहे वो सुभाष यदुवंश हो, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसी तरीके से राज्यसभा में भी यादवों को मौका मिला। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने की कोशिश में है कि आगे का जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिशों में जुट गई। और एक बात और साफ है कि जातीय समीकरण के साथ साथ में क्षेत्रीय समीकरण भी साधे गए हैं। जहां राधा मोहन दास अग्रवाल से पूर्वांचल के समीकरण साधे गए, वहीं पश्चिम के समीकरण डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से साधने की कोशिश की गई। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लेकिन संकेत अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 6 नाम तो सामने आ गए, ये 2 नाम जो हैं उनको लेकर के क्या कंफ्यूजन है, क्या पार्टी में स्थिति है? क्योंकि वक्त भी कम है, 2 दिन में जाहिर तौर पर ये सारी चीजें होनी है। ऐसे में वो 2 नाम कौन हो सकते हैं? क्या कुछ लोगों का पत्ता कटने वाला है, कुछ नए चेहरों का नाम सामने आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम संजय सेठ की बात करें या शिव प्रताप शुक्ला की बात करें, तो शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर से ही राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट मिल गया है राज्यसभा का। तो ऐसे में, और अगर जाति लिहाज से देखा जाए तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट मिल गया है वो ब्राह्मण कोटे से। तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण कोटे एक जो जाति समीकरण है और जो क्षेत्रीय समीकरण है गोरखपुर के आधार पे, तो शिव प्रताप शुक्ला का टिकट कटना तय माना जा रहा है। इस तरीके से राजनीतिक जो हमारे सूत्र हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं कि जो 8 प्रत्याशी हैं, जो आज 6 लोगों की सूची आई है, उसमें जाहिर सी बात है कि जो जातिगत समीकरण है उसको ध्यान में रखा जाएगा और उसमें एक ब्राह्मण चेहरा हो चुका है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें संजय सेठ की, तो संजय सेठ को कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व पर डाला गया है और ये फैसला और केंद्रीय नेतृत्व ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है कि पेच फंसा हुआ है संजय सेठ की दावेदारी को भी लेकर। हालांकि संजय सेठ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे और वहां से वो सपा छोड़ के उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। विधानसभा बिल्कुल, मैं रोकूंगा उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम लिस्ट में दिया है और बातचीत करने के लिए इस वक्त हम उनके पास जाएं, सुनील के पास, लेकिन उससे पहले संगीता यादव हमारे साथ फोन लाइन पे। संगीता यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट में आपका नाम दिया राज्यसभा के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्या मानती हैं, आपकी कड़ी मेहनत और परिश्रम को पार्टी ने यहाँ पर ध्यान में रख के आपको इतने महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए पार्टी ने आपको नाम दिया है?
देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसले करती हैं बहुत अच्छे करते हैं और पार्टी के बड़े संगठन के लोगों ने किया है, तो मेरा यही फर्ज रहेगा कि मैं उनके विश्वास पे खरी उतरने का प्रयास करूं। देखिए, राज्यसभा में जाएंगी आप तो जाहिर तौर पर आम लोगों की भी एक्सपेक्टेशन आपके साथ होगी, उनसे जुड़े मुद्दों को भी आप सदन के अंदर उठाएंगी। ऐसे में आप क्या मानती हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये आपके लिए है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। मैं तो उसकी एक कड़ी के रूप में काम करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे योगी जी पहले ही आम जनता का सभी समस्या का समाधान करने में लगे हैं और मैं भी उसमें कड़ी के रूप में उन समस्याओं को सदन में उठा के उनके सॉल्व करने के प्रयास करूंगी। संगीता जी, क्या आपको जानकारी थी कि पार्टी आपको राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है या नहीं कहीं थी भाई चर्चा में साहब, आपका नाम था? नहीं थी जानकारी भाई साहब। मैं अपने टिकट कटने के बाद संगठन के काम में लग गई थी, कोई जानकारी नहीं थी। तो कब आपको, अभी जब जानकारी हुई तो कैसा आपको लगा कि वाकई में पार्टी ने जो है एक बड़ा इनाम दिया है? भाई साहब, टिकट हटने के बाद तो थोड़ा सा संगठन में काम तो कर रही थी, लेकिन इतनी बड़ी सफलता मिलेगी इसका अंदाजा नहीं था, इसलिए हर्ष बहुत ज्यादा हो रहा है, खुशी भी हो रही है और पार्टी के बहुत विश्वास भी बढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संगीता जी, मेरा ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो कहती है कि यादव वोट बैंक पर उनका आधिपत्य है और यादव वोट बैंक हमेशा उनके साथ गया है, क्योंकि आप यादव समाज से आती हैं और उत्तर प्रदेश में जातीय आधारित राजनीति होती है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या 2024 के लक्ष्य को लेकर के या सारे समीकरणों को साथ करके पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जो सोचा होगा अच्छा सोचा होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के लोग अगर ये सोचते हैं कि यादव उनका वोट बैंक, तो इससे बड़े गलतफहमी 2 चुनाव में खत्म हो चुकी है, 14 के चुनाव में भी और 19 के चुनाव में भी और 24 के चुनाव में भी खत्म होने जा रही है। और अगर ऐसी बात थी तो 2022 में जो चुनाव हुआ है उसमें कैसे उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यादव वोट बैंक किसी का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य को देखे माननीय मोदी जी और योगी जी के साथ चल रहा है। संगीता जी, तमाम लोग उत्तर प्रदेश के और साथ ही साथ देश दुनिया के आपको सुन रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 पर। क्या रिएक्शन आपका है लोगों के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर अब आप, पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, आप राज्यसभा में जाएंगी, तो आप क्या कहेंगी कि पार्टी में अगर कभी टिकट नहीं मिलता है या कभी निराशा का भाव पैदा होता है तो उससे हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे पार्टी उसका ख्याल रखती है जैसा आपका ख्याल रखा है? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा जो गहना होता है वो धैर्य का होता है। संगठन के पद पे थी, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षा बनर्जी जी थी, मेरे सभी संगठन के लोगों ने मुझे कहा था कि आप संगठन में काम करते रहिए और पार्टी करेगी, तो इस समय धैर्य के काम करने में ही राजनीति में रहता है और उसी का फल मिलता है। संगीता जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लोग जो है कम वक्त में बहुत ज्यादा चीजें हासिल करना चाहते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे बाकी क्षेत्र हो। ऐसे में आप अपने जीवन के बारे में, राजनीतिक जो जीवन है आपका, उसके बारे में क्या तमाम दर्शकों को बता पाएंगी ताकि लोग जान पाएं, आपको समझ पाएं? देखिए, एक लाइन में मैं इतना पूरा जीवन का वृत्तांत तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मैं हाई स्कूल के बाद ही लगातार सामाजिक कार्यों में थी। 2017 से लेकर 22 तक इधर विधायक भी रही हूँ। उस समय मैंने महिलाओं के रोजगार और माननीय मोदी जी और योगी जी की जितनी योजनाएं थी जो आम जनता से जुड़ी हुई थी, वो मैंने पूरा प्रयास किया कि उन लोगों तक पहुंचे। और राजनीति में चाहे कहीं भी कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं है। महिलाओं की बात आप कर रही हैं, महिलाओं को लेकर के तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। हम उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं कि महिलाओं की स्थिति को संवारने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी काम कर रही है। जब आप राज्यसभा जाएंगी, दिल्ली में सदन में आवाज उठाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए? देखिए, मुद्दे तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे रसोई के, चाहे अपने रोजगार है, खादी ग्राम, सब कर रहे हैं। मुझे तो केवल उन योजनाओं को और जमीनी स्तर पर उठा के और प्रयास ये करना है कि कैसे उन जो एकदम जमीनी स्तर, ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं, उनका कैसे आर्थिक उत्थान हो, उससे हम प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संगीता जी, आपको भी न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। संकेत मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उनसे पहले हम सुनील प्रभात के पास चलेंगे। कल डॉक्टर कल्पना सैनी को उत्तराखंड से राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है डॉक्टर कल्पना सैनी के बारे में और क्या प्रोफाइल इनकी रही है? देखिए, डॉक्टर कल्पना सैनी वर्तमान में राज्य सरकार में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं और इसके साथ साथ वो बीजेपी की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं पूर्व में रुड़की हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की। इसके अलावा एक इंटर कॉलेज की प्रबंधक भी हैं मौजूदा समय में। साथ ही साथ यूपी के समय में सिंचाई राज्य मंत्री रहे पृथ्वी सिंह दीक्षित, जो विधायक रहे हैं, करीब 3 बार के वो विधायक रहे हैं।
उनकी पुत्री हैं कल्पना सैनी। तो बीजेपी से उनका लंबा लगाव रहा है। राज्य बनने के बाद उनके पिता जो विधायक थे पृथ्वी सिंह दीक्षित, अब उनका निधन हो चुका है। राज्य बनने के बाद वो खंडूड़ी गवर्नमेंट में वो भी यहाँ पर दायित्वधारी रहे, इसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। तो लगातार वो पार्टी के टच में रही हैं कल्पना सैनी। एक लंबा कार्यकाल उनका बीजेपी में रहा है और इसी का नतीजा है कि बीजेपी ने उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही अनुपम, दूसरा पहलू भी अगर हम देखें तो हरिद्वार वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर विधानसभा की 11 सीटें हैं और 11 सीटों में से जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे बीजेपी के हाथ मात्र 3 सीटें लगी थी, 8 सीटें बीजेपी वहां पर लूज कर गई थी। तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं उसके मद्देनजर भी, और कल्पना सैनी ओबीसी वर्ग से आती हैं और इन 2 डिस्ट्रिक्ट में जहां पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में। उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं, 10 सीटें हैं और हरिद्वार में 11 सीटें, यानी कि 21 सीटों पर जो सबसे अधिक लॉस जिन 2 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, वहां पर भी ओबीसी का एक बड़ा वहां पर तबका है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। समीकरणों की सियासत जिस तरीके से है उसमें यहाँ पर तमाम फैक्टर्स हैं। सुनील, आप बता रहे हैं, बने रहिए। हमारे साथ संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, अभी हम बातचीत कर रहे थे संगीता यादव से, उन्होंने भी अपने बारे में बताया और तमाम चीजें हैं, लेकिन यहां पर एक बैलेंस बनाने की जो बीजेपी ने कोशिश की है, अगर देखें 2022 में तो 2024 के लिए एक रोड मैप, एक प्लान ऑफ एक्शन दिखाई दे रहा है बीजेपी का। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से बाबूराम निषाद का टिकट हुआ है, जयप्रकाश निषाद का राज्यसभा से काटा गया, लेकिन बाबूराम निषाद को मौका दिया गया। तो बाबूराम निषाद दूसरी तरफ से बुंदेलखंड से आते हैं, तो यानी कि क्षेत्रीय समीकरण सेट किया गया। उसके बाद निषाद बिरादरी का प्रतिनिधित्व भी राज्यसभा में रखा गया पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है कि 2024 से पहले बुंदेलखंड के सियासी समीकरण को साधा जाए, और उसके अलावा बुंदेलखंड में जो निषाद समाज से बड़े नेता हैं बाबूराम निषाद, उनको राज्यसभा भेज के संदेश दिया है कि निषादों की भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि उस बिरादरी में वो अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है। जिस तरीके से संजय निषाद पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। अब जो 2 नाम का पेच फंसा हुआ है, 6 नामों का भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐलान कर दिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कयास ये लगाए जा रहे हैं जिस अंदाज में पिछली बार गीता साहब के और हरिद्वार दुबे समेत जब बाकी लोगों का टिकट हुआ था, तो वो जिस दिन नामांकन था उसके एक दिन पहले ही सूचना दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले ही सूची भी जारी की थी। तो एक बात, और वो भी शाम में सूची जारी की। भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रहती है कि जहां पर पेज ज्यादा होता है वहां पर उनकी कोशिश रहती है कि मंथन किया जाए और पार्टी में आम राय बनाई जाए। यही वो वजह है कि जो 2 सीटें हैं उन पर अभी पेज फंसा हुआ है, उन पर मंथन का दौर चल रहा है। बीजेपी ने 2024 के सियासी समीकरण साधने के लिए एक तरफ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मूल। बिल्कुल संकेत, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं लगातार तमाम दर्शकों को। तो उत्तर प्रदेश की आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, न्यूज 18 सबसे पहले इस बात की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। संकेत बने हुए हैं लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए। संकेत, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, महिलाएं और जो तमाम समीकरण होते हैं, उन 6 नामों में जो कि राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए जारी किए हैं, ये सारे समीकरण इस बात पे सटीक बैठ रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सोच समझ के और बड़े मंथन के बाद ये लिस्ट जारी की है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय लिया और वक्त लेकर पूरा मंथन किया। और आज सबसे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ा मौका यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक चल रही है और उसी बीच ये सूची आई। हालांकि न्यूज 18 ने आज दोपहर में ही इस बात को ये खबर ब्रेक की थी कि आज सूची राज्यसभा की आएगी। अरुण सिंह से बातचीत हमारी हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आज दोपहर बाद सूची आ जाएगी। जो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से मंथन कर रही थी। और ये मैं रोकूंगा इस वक्त बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। बधाई, पार्टी आपको राज्यसभा भेज रही है। धन्यवाद धन्यवाद, आपका पार्टी का भी। क्या कहेंगे आप, अब की बार कौन कौन से लक्ष्य आपने तय किए हैं? देखिए, लक्ष्य है कि 2024 में 75 प्लस जी उत्तर प्रदेश में, इस बार जब 2024 का चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें 75 प्लस उत्तर प्रदेश से हमारे यहाँ सांसद जीत के जाएं, ये हमारा लक्ष्य है और उसी पे मैं काम करूंगा। और खासतौर से जो पिछड़े वर्ग को जो सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने किया है, मैं उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।
जाहिर तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, गुर्जर समाज एक बड़ी संख्या में यहाँ पर है, उनका प्रतिनिधित्व भी आप करते हैं, तो क्या माना जाए इन 6 नाम जो बीजेपी ने जारी किए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की बीजेपी ने कोशिश की है? निश्चित रूप से देखिए, पार्टी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बिल्कुल जो उस वर्ग को सम्मान देने का काम किया है जो लंबे समय से राजनीतिक जो उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, उस वर्ग को इस लिस्ट में उन्होंने सम्मान देने का काम किया, प्रतिनिधित्व देने का काम किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद गुर्जर समाज को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। पिछड़े वर्ग, दलित, पिछड़ा वर्ग, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है। और उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन की जो सरकार है, वो जो आज हमने टारगेट भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आह्वान किया कि 75+, निश्चित रूप से उसके लिए हम लोग काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में 2024 में एक बार पुनः 75+ सीटें देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। सुरेंद्र नागर जी, इस बार पार्टी ने 2 आपकी महिला सहयोगियों को भी मौका दिया है और उनका नाम भी इस लिस्ट में सामने आया है। देखिए, मैंने मानते हैं आप? देखिए, मैंने कहा कि जो हमारी पार्टी है उसमें दलित, पिछड़ा, महिलाएं, खासतौर से महिलाओं को लेकर हम जब पार्टी के अंदर चर्चा होती है, प्रदेश का पदाधिकारी रहने का मुझे मौका मिला। पहली बार आज कार्य समिति की मीटिंग हुई, उसमें मैं अगर कार्यकर्ताओं की बात करूं तो काफी संख्या में पार्टी के हमारे कार्यकर्ता आज वहां उपस्थित थी। तो निश्चित रूप से जो पार्टी में एक प्रतिनिधित्व महिलाओं का होना चाहिए, इन 2 यहाँ जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा के लिए दिया गया है, इससे इस बात के इससे प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो पार्टी हमारे जेपी नड्डा जी और हमारे यहाँ प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल जी जो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और उनको प्रतिनिधित्व देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र नागर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो तमाम रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं और साथ के साथ जो भी नेता हमारे साथ बातचीत के जुड़ रहे हैं उन तक क्या वो सोच रहे हैं, उनके आगे क्या लक्ष्य हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी जल्द करेगी। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।